नमस्कार साथियों। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के संदर्भ में इन दिनों बात करते हुए मैं आपके साथ आ पहुंचा हूं हड़ताल और तालाबंदियों को लेकर। हड़ताल और तालाबंदी के संदर्भ में हमने अभी तक ये देखा कि लोकोपयोगी सेवाएं क्या होती हैं और लोकोपयोगी सेवाओं में हड़ताल और तालाबंदी के ऊपर क्या प्रतिषेध लगाए गए हैं, यानी कि सेक्शन 22 को हमने विस्तार से जाना और उसमें हमने ये पाया कि 6 सप्ताह का नोटिस दिया जाना जरूरी है। ऐसे नोटिस दिए जाने के 14 दिन की अवधि के भीतर हड़ताल या तालाबंदी नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है। यदि हड़ताल है की स्थिति है और तालाबंदी ऑलरेडी है, और यदि तालाबंदी की स्थिति है ऑलरेडी हड़ताल चल रही है, तो ऐसा नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं रहता। यदि नोटिस में कोई किसी तिथि का उल्लेख किया जाए जो कि स्वाभाविक तो 14 दिन से बाद का होगा, तो वैसे उस निर्दिष्ट उस कंसर्न डेट से पहले हड़ताल या तालाबंदी नहीं की जा सकती। और समझौता अधिकारी के समक्ष चल रही कार्रवाई के दौरान और ऐसी कार्रवाई के पश्चात 7 दिन की अवधि तक हड़ताल या तालाबंदी प्रारंभ नहीं की जा सकती। जहाँ तक जो सूचना देने का दायित्व है वो मैंने बताया था कि नियोजक के ऊपर है, और नियोजक ये स्पष्ट करेगा कंसर्न अथॉरिटी को, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होगा उसके समक्ष, कि क्या परिस्थितियाँ थी जिसमें हड़ताल या तालाबंदी प्रारंभ की गई। और यदि हड़ताल और तालाबंदी की हड़ताल की कोई सूचना ट्रेड यूनियन या उसके रिप्रेजेंटेटिव देते हैं, तो विद इन 5 days ही विल गिव हिज नोटिस टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ कि उस संदर्भ के अंदर क्या कारण रहे कि हड़ताल और तालाबंदी की स्थिति आई, और ऐसा जो समय है वो कितने दिन में देगा, वो 5 दिन के अंदर विद इन 5 days उसको ये सब कुछ करना रहे। इसके बाद मैंने आपके साथ जो सामान्य जो प्रतिषेध हैं जो कि हड़ताल और तालाबंदी के ऊपर जो सभी उद्योगों में, यानी कि चाहे वो लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित हों चाहे गैर लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित हों, यानी कि सेक्शन 23 को लेकर बातचीत की थी, जिसमें औद्योगिक न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण, कंसिलिएशन बोर्ड, विवाचक, इन सब के समक्ष जो चल रही कार्रवाइयों के दौरान जिसके अंदर जो बात थी वो मुख्यतः ऐसी कार्रवाई के दौरान और उसके 2 महीने की अवधि लेबर कोर्ट, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण यानी नेशनल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट अवधि प्लस उसके बाद 2 महीने, और इसी तरह विवाचक के समक्ष भी उस दौरान चलती कार्रवाई प्लस 2 महीने, समझौता अधिकारी और समझौता बोर्ड में ऐसी अवधि के दौरान और उसके पश्चात 7 दिन, दोनों में से। इसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि अवैध हड़ताल या तालाबंदी को हम देखेंगे। देखिए, जो सेक्शन जो 24 है वो इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट के संदर्भ के अंदर प्रावधान करता है कि क्या परिस्थितियां रहेंगी कि जिसमें हड़ताल या तालाबंदी को अवैध समझा जाएगा। जो सेक्शन 24 है वो स्पष्ट कर देता है कि सेक्शन 22 और 23 के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप की गई चाहे हड़ताल हो या तालाबंदी हो वो अवैध होगी। यानी कि नोटिस लोकोपयोगी सेवाओं की दशा में यदि 6 सप्ताह का नोटिस नहीं दिया और वो 14 दिन की अवधि का प्रावधान, और उसमें नोटिस में जो निर्दिष्ट जो तिथि या स्पेसिफिक यदि कोई डेट मेंशन है तो उससे पहले इत्यादि इत्यादि, समझौता कार्रवाई के दौरान बोर्ड के समक्ष राष्ट्रीय अधिकरण और लेबर कोर्ट विवाचक इसके समक्ष मैंने जैसा कि आपके साथ डिस्कस में कर चुका हूँ। तो जो सेक्शन 24 है वो स्पष्ट कर देता है कि 22 और 23 के उल्लंघनों के परिणाम स्वरूप चाहे हड़ताल हो या तालाबंदी हो वो अवैध समझी जाएगी। इसके बाद धारा 10(3) भी संदर्भ में प्रावधान करती है कि यदि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कोई विवाद सौंप दिया है अधिकरण को, राष्ट्रीय अधिकरण को, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट या कंसिलिएशन बोर्ड को, तो ऐसा विवाद सौंपे जाने के बाद चल रही हड़ताल और तालाबंदी के ऊपर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो रोक लगा सकती है। धारा 10(3) का प्रावधान ये कहता है, और सेक्शन 24 स्पष्ट कर देता है कि 10(3) के प्रावधान के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई हड़ताल या तालाबंदी की जाती है तो लीगल लॉकआउट और स्ट्राइक समझी जाएगी, बशर्ते कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने सेक्शन 10(3) के अधीन जारी रखने के संदर्भ में कोई आदेश जारी ना रखने के संदर्भ में कोई आदेश निकाल दिए हों। इसके अलावा
देखिए, यदि अवैध हड़ताल के परिणाम स्वरूप तालाबंदी और अवैध तालाबंदी के परिणाम स्वरूप कोई हड़ताल घोषित की जाती है तो वो अवैध नहीं मानी जाएगी। यदि किसी स्ट्राइक को इलीगल घोषित कर दिया या किसी लॉकआउट को इलीगल घोषित कर दिया तो उसके परिणाम स्वरूप यदि कोई कार्रवाई होती है, यानी कि हड़ताल का प्रतिपक्ष, जैसा मैंने बताया था कि केरवेटा एस्टेट, कोटागिरी, राजा मणिकम, और दूसरा था रामचंद्रन स्पिनिंग मिल, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि भाई हड़ताल है वो तालाबंदी का प्रतिपक्ष होता है। तो जैसा कि अवैध हड़ताल घोषित की गई और तालाबंदी नियोजक ने कर दी तो वो अवैध नहीं है। इसी तरह से यदि तालाबंदी थी जिसको नियोजक ने किया था और उसको अवैध घोषित कर दिया, उसके परिणाम स्वरूप हड़ताल की गई तो वो अवैध नहीं है, भले से प्रावधानों का उल्लंघन कर दिया गया हो। तो मुद्दा ये है कि कोई हड़ताल या तालाबंदी कब अवैध मानी जाएगी, तो यदि जनोपयोगी सेवा में है सेक्शन 22 के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप। यदि कोई हड़ताल किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में है, चाहे लोकोपयोगी हो चाहे गैर लोकोपयोगी सेवाएं संबंधित हो, यदि सेक्शन 23 का उल्लंघन कर दिया, और धारा 10(3) के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप। तीन ही कंडीशंस हैं, सेक्शन 22, सेक्शन 23 और धारा 10(3। इन तीनों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई हड़ताल या तालाबंदी की जाती है तो उसको इलीगल लॉकआउट या इलीगल स्ट्राइक की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन कुछ एक परिस्थितियां हैं जिसमें हड़ताल या तालाबंदी अवैध नहीं मानी जाती, जैसे कि उन्हें प्रारंभ करते समय यदि अधिनियम के किसी उपबंध का अतिलंघन नहीं किया गया। पहली चीज, यदि उनका कंटिन्यू रहना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, यानी कि धारा 10(3) के अधीन जो अधिसूचना जारी करनी थी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा रोक के संदर्भ में कि भाई जो हमने ये विवाद है लेबर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को, नेशनल ट्रिब्यूनल को या कंसिलिएशन बोर्ड को सौंप दिया है, अतः हड़ताल और तालाबंदी पे रोक लगाई जाती है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो और हड़ताल या तालाबंदी कंटिन्यू रही तो फिर उसको हम इलीगल लॉकआउट या स्ट्राइक नहीं मानेंगे। देखिए, या कोई तालाबंदी अवैध हड़ताल के परिणाम स्वरूप हुई है या कोई हड़ताल अवैध तालाबंदी के परिणाम स्वरूप हुई है। तीन परिस्थितियां हैं जबकि हड़ताल या तालाबंदी इलीगल नहीं मानी जाती, अवैध नहीं मानी जाती। देखिए, भारत का जो संविधान है, जो होली बुक है हमारी, उसका अनुच्छेद 19(1) ग है, वो नागरिकों को संगठन बनाने का मूल अधिकार प्रदान करता है, लेकिन नागरिकों को हड़ताल पे जाने के अधिकार को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसलिए जो हड़ताल है वो भारतीय नागरिकों का संवैधानिक अधिकार नहीं हो सकता। हालांकि इसे एक सामान्य अधिकार कहा जा सकता है और उसके ऊपर किसी अधिनियम के द्वारा प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बेहद फेमस केस है। कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1962 का ये केस है, 1962 का ये केस है, जिसमें कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो संघ बनाने का जो अधिकार है, संगठन बनाने का जो अधिकार है, हाँ वो एक मूल अधिकार है, लेकिन संगठन बनाने के अधिकार में हड़ताल के अधिकार को शामिल नहीं किया जा सकता। अतः हड़ताल एक सामान्य अधिकार तो है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, और सामान्य अधिकार होने के नाते इसके ऊपर प्रतिबंध किसी अधिनियम के द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किए जा सकते हैं। एक केस था VR सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी न्यायालय की ये ही अवधारणा थी कि हड़ताल एक लोकतांत्रिक माध्यम है प्रदर्शन का, लेकिन अनुच्छेद 19(1) में हड़ताल को नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, फिर भी इसको सामान्य विधिक अधिकार या उपचार के रूप में मान्यता दी गई है। बालकोटिया वर्सेस भारत संघ भी इससे संबंधित विशेष केस है।
और जैसे टी.एस. केलावाला वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस टी.एस. केलावाला, उस केस के अंदर कहा था कि भाई हड़ताल के दौरान की मजदूरी के अधिकार नहीं होते। और इसी तरह की बात की है क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड वर्सेस उसके कर्मचारी। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई हड़ताल युक्तिसंगत, उचित, वैध है या नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, यानी कि तथ्य का प्रश्न है। लेकिन औद्योगिक विधि का ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि कर्मचारी हड़ताल के दौरान किसी बल यानी कि शारीरिक बल या हिंसा के साधनों का प्रयोग करते हैं तो हड़ताल की अवधि में मिलने वाली मजदूरी के हकदार नहीं होंगे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड वर्सेस इसके कर्मचारी का सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन, इन्होंने एक तरह से हिंसा के ऊपर रोक के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें एक सिद्धांत स्थापित कर दिया। इसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया टी.एस. केलावाला, इस केस में भी यही कहा गया कि हड़ताल के दौरान मजदूरी नहीं पाएंगे, यानी नो वर्क नो पे। जहाँ तक हड़ताल और तालाबंदी के संदर्भ में आर्थिक सहायता है कि कोई व्यक्ति चंदा देना चाहे, कोई आर्थिक सहायता देना चाहे, तो सेक्शन 25 कहता है कि अवैध हड़ताल या तालाबंदी को आप आर्थिक सहायता नहीं दे सकते। लेकिन जो व्यक्ति है उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो हड़ताल या तालाबंदी जिसको उसने आर्थिक सहायता पहुंचाई है वो अवैध है। देखिए, इस संदर्भ में न्यायालय में कुछ एक चीज़ों को बिना संदेह के सिद्ध करना होगा कि जो प्रासंगिक हड़ताल या तालाबंदी थी वो अवैध थी और अभियुक्त को जानकारी थी कि हड़ताल या तालाबंदी अवैध है, और जो रुपया उसने खर्च किया है, जो आर्थिक सहायता उसने दी है, वो हड़ताल या तालाबंदी को प्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाने में शामिल की गई है। यानी कि उसने आर्थिक सहायता अवैध हड़ताल या तालाबंदी को बरकरार रखने में अपने सहायता दी है। आर्थिक सहायता के ऊपर प्रतिबंध हैं। हाँ, कोई व्यक्ति रोटी, कपड़ा, पानी या कोई टेंट के संदर्भ में कोई इस तरह का कोई योगदान देता है तो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी कि आर्थिक जो प्रतिबंध हैं वो लगाए गए हैं कि आप चंदा या आर्थिक मदद नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है सामाजिक सरोकार के नाते कोई व्यक्ति बैठे हैं हड़ताल पे तो आप उनको पानी पिलाएं, उनको खाना खिलाएं या उनके सोने की, रहने की व्यवस्था करें, तो उसके ऊपर इस तरह की कोई रोक नहीं है, चाहे हड़ताल वैध हो या अवैध हो। अगले वीडियोज़ के अंदर मैं आपसे जो हमारा औद्योगिक विधि शास्त्र है उसके संदर्भ में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।